मल्टीबैगर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपने मल्टीबैगर को जिस तरीके से प्यार दिया है, यात्रा सीरीज को जिस तरीके से प्यार दिया है, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिस तरीके से अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार का हिस्सा बने हुए हैं, उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान है और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे, अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी कड़ी में मल्टीबैगर सीरीज का जो आज का हम लोग पेनी स्टॉक्स आप लोग के सामने लेकर आए हैं, वो कहने के लिए पेनी स्टॉक्स है, लेकिन वो कंपनी बड़ी नोन है, बड़ी बेहतर तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस है। अगर हम उसके प्राइस की बात करें तो इस वक्त वो बड़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर है, लेकिन अपने ट्रेड वैल्यू पर अच्छा ट्रेड कर रही है ना, दैट इज वेरी नियर टू द हाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है फटाफट कि क्या ये मार्केट में एक मल्टीबैगर है या फिर वहां से प्राइस करेक्शन हो जाएगी, या मार्केट में ये कंपनी ओवर वैल्यू तो नहीं होने जा रही है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन, इस सारे मिथ को, इस बड़ी कंपनी के एक बड़े प्रोग्राम को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो आज जिस कंपनी का हम लोगों ने फॉर्मूले से सिलेक्शन किया है, उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि कंपनी का जो स्टॉक की प्राइस है वो 50 रुपीज से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, 50 रुपीज से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ जो उनका आरओई है, जो उनका आरओई या तो 5 होना चाहिए या तो 5 से ज्यादा होना चाहिए। आरओसीई की अगर हम लोग बात करें, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉइज, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 5 होना चाहिए या तो 5 से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी जो है आपको डिविडेंड देती होनी चाहिए। डिविडेंड देने का अर्थ यह है कि अगर कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड ऑफर कर रही है तो इट मींस कंपनी कहीं ना कहीं दो एक्सपेक्ट से, दो आयाम से बहुत बेहतर है। पहला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी जो है कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉफिटेबल है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी अगर डिविडेंड ऑफर करती है तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, जो प्रमोटर्स है, जो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल है, वो कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर्स को लेकर के, हमको और आपको लेकर के, उनके सेंटिमेंट बड़े पॉजिटिव है, इसलिए वो अपने प्रॉफिट्स का कुछ शेयर अपने स्टॉक होल्डर, अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने डिविडेंड को लेकर के सब्जेक्टिव रखा है कि डिविडेंड कंपनी ऑफर करती हुई होनी चाहिए। तो ओवरऑल कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्लियर रखा हुआ है। डेट टू इक्विटी की अगर हम लोग बात करें तो देखो, किसी भी कंपनी में डेट होता है और कभी कभी डेट फ्री हो जाती है, कभी कभी डेट इक्विटी रेशियो का संबंध देखना पड़ता है। और ज्यादातर मैंने आप सबको बताया कि कंपनी के डेट को समझने से पहले, डेट टू इक्विटी को समझने से पहले, इक्विटी अगेंस्ट लोन देखने से पहले, मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि कोशिश किया करिए बैलेंस शीट में ये देखने के लिए कि कंपनी की एसेट्स कितने हैं और कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज कितना है। अगर कंपनी की एसेट वैल्यूज की लायबिलिटीज से ज्यादा है और उसके बावजूद उनके पास कर्ज है, तो भी आप उस चीज कंपनी को परफॉर्मेंस वाइज, बुक वाइज अच्छा कह सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा परेशानी का मुद्दा नहीं होता है। और जो कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है ना, वो लगभग 50% से ज्यादा की होनी चाहिए, हमने पूरी कोशिश की है। और अगर किसी वजह से कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है ना, तो उसके पीछे का क्या तरीका है, क्यों, उसकी पिक्चर बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल और मैं एक अध्यापक होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम जो भी पेनी स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं उस पर मेरी टीम 3 प्रकार से रिसर्च करती है। पहला, उस कंपनी के फंडामेंटल्स को, उस कंपनी के एनालिटिक्स को समझने के लिए। दूसरा, कंपनी का मॉड्यूल, क्या वो प्रोडक्ट जो बना रही है वो फ्यूचर में एकदम मार्केट फिट है या नहीं, इसको लेकर के हमारी बड़ी एक्सपर्टीज है। और तीसरा, हम वेबसाइट, स्क्रीनर, मनी कंट्रोल, देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो कि रिसर्च बेस्ड है, तो उनको लेकर के हम बड़े सजग होते हैं और वहां से चीजों को हम निकालते हैं। कंपनी के प्रेस रिलीज को पढ़ते हैं, कंपनी के मिशन विजन को पढ़ते हैं, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनको एक वैल्यू ऐड कर सकें, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोगों ने सारे चीजों को निकाल कर आप लोग के सामने रखा है। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, अगर हम उसके आंकड़ों को देखते हैं तो आंकड़े जो है ना वो बहुत बेहतर है। सबसे पहले अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो दैट इज ट्रेडिंग है ना 57 रुपीज, मतलब इस वक्त इसकी जो करंट वैल्यू है ना वो 57 रुपीज है। अगर हम कंपनी के हाई की बात करें तो कंपनी इज 57, कंपनी 57 रुपीज का हाई बना के रखी है। अगर हम लो की बात करें तो कंपनी 15 रुपीज का लो बना के रखी है। कंपनी डिविडेंड आपको ऑफर कर रही है 0.21%। हमने कहा था कि 0.5% भी अगर वो ऑफर कर रही है तो वी आर वेरी ओके विद इट। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 5000 करोड़, 5000 प्लस करोड़ रुपीस का इसका मार्केट
कैप है। आरओई आरओसी कंपनी का ठीक ठाक है, इसको आगे चल करके हम लोग परफॉर्मेंस में देख लेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी का जो लोअर बना हुआ है वो 15 रुपीज बना हुआ है, जो हाई बना हुआ है वो 57 रुपीज बना हुआ है। सेफ शॉट जो है 47 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। तो एक बेहतर कंपनी जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है आज के पेनी स्टॉक्स में, और सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या ये एक नेक्स्ट मल्टीबैगर होगी या नहीं होगी। तो कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी बड़ी नोन है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड कर रही है, एक अच्छी जगह पर एक अच्छे फ्रेम पर ट्रेड कर रही है, इसलिए हम लोगों ने आपको कोशिश किया समझाने और लाने की। अब बात करते हैं, अगर कंपनी वेल नोन है, कंपनी बड़ी है माय डियर, तो एक प्रश्न आता है कि कंपनी करती क्या है। चलिए उनके बड़े बड़े काम को जरा देखते हैं। तो आप पिक्चर्स में उनके बड़े बड़े काम को देख लिए होंगे। कंपनी मरीन में काम कर रही है, बात को मेरे समझिए, कंपनी जो है ना मैरीन में काम कर रही है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई छोटा विषय तो नहीं है। कंपनी पोर्ट्स में काम कर रही है, रिफाइनरीज में काम कर रही है, तो ये कोई छोटा विषय तो नहीं है। और सिविल इंजीनियरिंग में भी काम कर रही है, तो ये कोई छोटा विषय नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है कि कंपनी वेल नोन और बड़ा काम कर रही है, और जब बड़ा काम कर रही है माय डियर, तो इनके बड़े काम को भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है कि मरीन के सेक्टर में काम कर रही है, रिफाइनरीज के सेक्टर में काम कर रही है, पोर्ट के सेक्टर में काम कर रही है, और अभी इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के सेक्टर पे भी अच्छा काम स्टार्ट किया है। ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा इसके चार्ट एनालिसिस को समझ लेते हैं। अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे देखने की कि 1 ईयर में इसकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है चार्ट एनालिसिस के माध्यम से। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो एक बहुत समय से मार्च 2023 से लेकर के अगर हम जुलाई 2023 तक देखेंगे तो ये अपने 15 रुपीज से 25 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रही थी। मतलब ये ट्रेड इसका किसके किसके बीच में था। अगर हम लोग मार्च भी बात कर लेना, मार्च 2023 से लेकर जुलाई 2023 की बात करें तो ये जो ट्रेड कर रही थी वो 15 रुपीज से लेकर 25 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रही थी। अचानक से सितंबर में 2023 में सितंबर में इसको एक अच्छी हाइक मिलती है, और ये फ्रेम चेंज करके 40 रुपीज से लेकर के आज तक 45 और 47 रुपीज में ट्रेड कर रही है, और यहां से एक इसको अच्छी बैंड मिली हुई है, एक अच्छे उस पर काम कर रहे हैं। अब ये अपने हाई के जो कि 57 रुपीज है इसके बहुत क्लोजर है। जैसे ही कोई भी स्टॉक अपने हाई के बहुत नजदीक पहुंचते हैं ना, तो वहां पे मार्केट में दो क्वेश्चंस तुरंत रेज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि क्या मार्केट यहां से करेक्शन ले लेगी, क्या मार्केट यहां से रिजेक्ट हो जाएंगे, क्या मार्केट का जो कंडीशन है वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, क्या यहाँ पे ऑपरेटर तो कॉल नहीं कर रहे हैं, क्या मार्केट में एक हाइप क्रिएट करके इसको अपसाइड तो नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी में एक क्वेश्चन बड़ा रीजनेबल निकल कर आता है कि क्या ये नेक्स्ट मल्टीबैगर होने जा रही है क्योंकि अपने लेवल पर है, या फिर मार्केट में एक हाइप है, या फिर इसको ऑपरेटर कॉल कह सकते हैं, या फिर किसी तरीके से आप इन कुछ भी आप इस शब्द को कह सकते हैं। ओवरऑल मैनिपुलेशन शब्द कहना ठीक है। तो इसको लेकर के मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियर कहा है कि देखो ये आंकड़ों के खेल में ना सिर्फ नंबर से काम नहीं चलना है। कई स्टूडेंट्स का ये कहना होता है, कई स्टूडेंट्स जो मैं वेबिनार सेमिनार लेता हूँ ना, तो वहां पे दो चीजें दिखता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, चाहे आप इस प्लेटफॉर्म पे हो या नहीं हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं करें, लेकिन एक टीचर की अपनी जिम्मेदारी होती है, अपना एक धर्म होता है, इसलिए मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलता हूँ। मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स का ये सोचना होता है क्यों, क्योंकि उन्होंने नॉलेज पे तो इन्वेस्ट किया नहीं, उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियल तो है नहीं ना, और वो इतनी तरह रीडिंग और रिसर्च पर बहुत ज्यादा बिलीव तो करते नहीं, वो बहुत शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि थंबनेल में जाए, 1 रुपए का पेनी स्टॉक्स दिखे, उनको नाम दिख जाए, नाम दिखने के बाद उनको लगता है कि हम जाकर के उसको किसी भी ब्रोकरेज फॉर्म पे फाइंड करके और खरीद लेते हैं, वहीं पे मरते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी देखें, दो दुनिया में आपको बहुत सजग होना है। पहला, ट्रेडिंग करते समय आपको बहुत 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 नॉलेजफुल होना है, नहीं तो वहां पर अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 10 में से 9 लोग वहां मरते ही मरते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सीधी बात कहता हूं, मुझे इससे कोई लालच नहीं है कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, आप आगे डिसीजन क्या लेने वाले, लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर अपनी तरफ से सुझाव दे दूं कि ट्रेडिंग की दुनिया में 10 में से 9 फेल हो जाते हैं। वो 9 आप हैं या वो एक आप हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही चीज निर्धारित करती है। एक, एजुकेशन कि आपने कितना बेहतर उसमें शिक्षा ली है, और दूसरा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, आप किसके मार्गदर्शन में किस प्लेटफॉर्म पर है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है। दूसरा, पेनी स्टॉक्स के सिलेक्शन में मैं पेनी स्टॉक्स को कभी गलत नहीं कहता, कभी एमआरएफ भी 1 रुपए की थी और आज एमआरएफ देख लीजिए, बजाज फिनांस भी एक दिन 10 रुपए 5 रुपए 1 रुपए से ट्रेड कर रही थी, आज देख लीजिए। मैटर ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं
कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसमें भी एजुकेशन करना होता है। तो उस नाते से सारा ट्रेडिंग स्कूल वो प्लेटफॉर्म है, और एक टीचर के नाते मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं पूर्ण जिम्मेदारी से एक एक चीजों को उधेड़ करके रखूंगा, बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए रखेंगे तो मान लीजिए इससे जुड़े हुए कोई भी लेटेस्ट खबर आती है, कोई प्रेस रिलीज की खबर आती है, किसी भी प्रकार से इनके साथ तो समझौते अच्छे होते हैं, तो मैं 110% आपको तुरंत तुरंत अपडेट वहां पर दे दूंगा, तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये आंकड़े बता दिए। साथ ही साथ एक और बात यहाँ पे बता दूं कि कभी भी अपने प्राइस के नियरर अगर कोई भी आप प्राइस देखते हुए मिल जाए तो ये मान के चला करिए, उदाहरण के रूप में टाटा मोटर्स देख लीजिए, कंपनी एकदम मॉड्यूल में फिट है ना, एकदम फिट। कंपनी के जो पीछे के प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी की टीम है, वो बहुत मार्वलस है। तो इसका मतलब मार्केट में फिट भी है प्रोडक्ट, और जो चलाने वाले लोग हैं वो भी फिट है। तो इसका मतलब है कि इसमें चाहे हाई कितना भी लगाओ, ये न्यू हाई बना देगा। वो कहते हैं ना, अपना अपना पुराना रिकॉर्ड मैं खुद ही से तोड़ दूंगा ना। तो वो वाला ट्रेड आप लोग कभी भी इस चीज को लेकर के समझिएगा। तो मैंने जितने नए व्यूअर्स हैं मैं उनको पहले समझा देता हूं, बाकी पुराने सब लोग जानते हैं इस मैंने मंत्र को दे रखा है। मैंने कहा है सबसे पहले किसी भी कंपनी का ना हमेशा रिसर्च करिए, तो धंधा रिसर्च करिए, मतलब कंपनी का मॉड्यूल स्ट्रक्चर देखिए कि क्या कंपनी प्रोडक्ट वाइज फिट है या नहीं है। फिर मैंने कहा था हमेशा कंपनी का बंदा रिसर्च करिए, मतलब प्रमोटर, मतलब सीईओ, मतलब फाउंडर, चाहे जिस नाम से आप इसको जान लीजिए। फिर कंपनी का विजन जरूर पूछिए भाई कि अगला डायरेक्शन आपका 5 ईयर्स 3 ईयर्स में क्या है, क्या करने वाले हो, और इन सब को जाकर के खंगालिए। इनकी बुक में सारा राज वही है, सारा संविधान वही है, और मजा आ जाएगा। तो 3 चीजें मैंने आप लोग को सिखाई है, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस में लाते होंगे। किसी भी कंपनी का मॉड्यूल देख लीजिए जिसको आज हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, इससे आप लोगों को पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाएगी। बंदे को प्रमोटर्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। विजन और मिशन की बात करेंगे तो वहां पे पिक्चर सॉलिड क्लियर हो जाएगी। तो इट विल हेल्प टू यू टू टेक डिसीजन, टू आप जैसा भी डिसीजन हो, लाइक ठीक है ना। डिसीजन लोगे नहीं लोगे ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो आप लोग, जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी समझ आए कि आप लोग सीरियसली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग परफॉर्मेंस वाइज बात कर लें तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए जितने मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो लोग जान लें कि हर जगह पे मैंने आप लोग को एक गोल्डन रूल दे रखा है, और साथ ही साथ पेनी स्टॉक्स का एक मैराथन सीरीज चल रही है। मैराथन सीरीज में 60 स्टॉक्स के हम लोग बारे में बात करेंगे, जो कि 1 रुपए से लेकर के 20 रुपीज, 20 रुपीज से 50 रुपीज, 50 रुपीज से 100 रुपीज, और 100 रुपीज से 200 रुपीज। साथ ही साथ कुछ ऐसी कंपनियां जो कि लार्ज कैप है या मिड कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है या लार्ज कैप कंपनी है, जिसमें बेहतर तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये मल्टीबैगर है या फिर मार्केट में हाइप है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले ले IRFSC, जिसको मैंने अभी रिसेंट बनाया, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, बहुत सीरियस होकर के जाकर के उसकी रिसर्च को देखिए, पूरी केस स्टडी को। जियो फाइनेंस सर्विसेज, ये बहुत अच्छा है, एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन देखिए कितने रुपए पे आपको ट्रेड करते हुए मिल रही है। तो वो मैंने बनाया जाकर के, उसकी केस स्टडीज को 2 भाग में मैंने डाला है, उसको जाकर के देखिए, मार्वलस मैंने वहां पे केस स्टडी दी है। तो ओवरऑल जितने नए लोग हैं वो सबको मैं बता दूं कि 10, 20, 50, 100 रुपीज के जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं, 60 वीडियोस का मैराथन हम लोग मल्टीबैगर सीरीज में लेकर आए हैं। आप लोग परिवार का हिस्सा फटाफट बन जाइए, और जिन लोगों को सीखना है, समझना है, बेहतर तरीके से एजुकेशन लेना है, तो नीचे कंपनी के बोर्ड लाइन नंबर पे भी कॉल करके हम लोग से बातचीत कर सकते हैं, चाहे ट्रेडिंग हो, स्टॉक मार्केट से ABCD से लेकर जेड तक पढ़ाई हो, किसी भी सेक्टर में, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसके सेल्स की बात कर लेते हैं। तो मार्च 2020 में देखें कि अगर मार्च 2020 में देखें 39 करोड़ से इन्होंने सफर शुरू किया। फिर अगर हम लोग यहीं पे मार्च 2022 का देख लें तो इन्होंने 18 करोड़ का सेल्स किया, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं मार्च 2023 की, तो 174 करोड़ का इन्होंने किया। फिर अगर मान लेते हैं दिसंबर 2023 की बात करें तो 201 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे एक बात बताई थी कि हमेशा चेक करिए बुक्स में कि कंपनी कमाती कितनी है, कंपनी खर्च कितना करती है, मतलब वो अर्न कितना करती है, वो एक्सपेंस कितना करती है, फिर उसके बाद सेव कितना करती है, मतलब बचत कितना करती है, फिर उसके बाद कंपनी का अगला विजन क्या है भाई साहब, कंपनी को तुम लेकर के कहाँ जाने वाले हो। फिर जब ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेट हो जाए तो अदर इनकम में कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को भी थोड़ा सा देखिए कि कंपनी ने अपने पैसे को क्या काम पे लगाया है ना।
फिर उसके बाद ये सारी चीजों को जा करके बुक्स में कंप्लीटली देखिए कि उनका नेट क्या निकल कर आ रहा है। बुक को रीडिंग करनी आनी चाहिए, बैलेंस शीट को रीड करना आना चाहिए, क्योंकि सारा खेल नंबर का इसी के अंदर है। इज इट फाइन? तो हम अपने एप्लीकेशन पे तो ये आप लोगों को सिखाते ही हैं कि किस तरीके से इस नंबर्स को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, लेकिन ओवरऑल यहाँ वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छा कंटेंट और जो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो आप तक पूरी ईमानदारी से पहुंचाया जाए। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से रिसर्च करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल्स हमने बता दिया। अब थोड़ा हम इसके एक्सपेंसेस को देखते हैं और कहीं पर रेड फ्लैग देने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सेल्स किया कम, खर्च किया ज्यादा, ना मृत्यु के कगार पे तो नहीं है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ही सबसे पहले एक बार रेड फ्लैग हम दे देंगे, तो उसके बाद भी रेड फ्लैग देंगे, रेड फ्लैग देंगे, फिर ब्रेक इवन कर दिया इन्होंने। ब्रेक इवन का मतलब ठीक ठाक था, मतलब तो सेल्स भी वैसे ही किया, एक्सपेंस भी वैसे ही किया। उसके बाद लगातार इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया और लगातार आज की डेट में बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। तो 2021 हटा देते हैं, तो 2021 से 2021, 22, 23 इन्होंने टोटल बेहतर पॉजिटिव काम किया है। अगर हम यहीं पे उसके ऑपरेटिंग को हटा दें, ओपीएम को हटा दें, अदर इनकम को हटा दें, टैक्सेस को हटा दें, डिप्रेशिएशन को हटा दें, तो ओवरऑल अगर हम नेट कैलकुलेट करें तो दो जगह खाली इनको एक रेड फ्लैग हम लोग देंगे। एक मार्च 2021 के फाइनेंशियल ईयर में देंगे और एक क्वार्टर में देंगे जून 2021 में। उसके बाद लगातार कंपनी ने आप लोगों को करोड़ में प्रॉफिट दिया है और इस वक्त अगर हम देखें 2023 में तो 27 करोड़ के ये प्रॉफिट पर है, नेट प्रॉफिट पर है। नेट प्रॉफिट का माय डियर मतलब ये होता है कि सारे खर्च, जितनी भी फैक्टर्स हैं ना, सबको हटा के, इवन टैक्सेस, डिप्रेशिएशन, इंटरेस्ट, ओपीएम, जितने भी फैक्टर्स हैं सबको हटाकर बंदा लास्ट में घर कितना लेकर जा रहे हैं उसी को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कंपनी ने 27 करोड़ का 2023 तक अब तक अपने आप को डिस्क्लोज किया है। तो ओवरऑल कंपनी जो है शुरू से लेकर अंत तक प्रॉफिटेबल रही है। एक साल को थोड़ा सा करेक्शन देख लें तो। अब अगर हम बात करें कि चलो ठीक है, अब तक का जो हम चार्ट देख रहे थे, परफॉर्मेंस देख रहे थे ना, तो वहां तक हम लोगों ने बातचीत किया था और वहां तक हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको बात मिल जाती है, लगभग लगभग चीजें समझ में आ जाती है। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी, विजन। अब तक आप जहां पर लेकर आए कंपनी को उसका परफॉर्मेंस तो हमने देख लिया, लेकिन इसके बाद आपका रिजल्ट क्या रहेगा और 2023 से अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले 3, 4, 5 साल में ये कैसे ग्रो कर जाएगा, तो उसके लिए कंपनी का विजन देखना जरूरी होता है। शॉर्टकट्स पे बिलीव मत करिएगा, शॉर्टकट्स पर मरना तय है आपका। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, एजुकेशन पर काम करिए और हम जिस तरीके से आप तक पूरी चीज पहुंचाने की कोशिश करते हैं उस पर बहुत बेहतर तरीके से सॉलिड अपनी बना के रखिए। अब यहाँ पे बात करते हैं इन्होंने अगला विजन क्या किया है, अगला एक स्टेप क्या लिया है और क्यों हम लोगों को इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो विजन बहुत बड़ा लिया इन्होंने। एक तो बड़ा काम कर ही रहे थे, मरीन में काम कर रहे थे, पोर्ट्स में काम कर रहे थे, रिफाइनरीज में काम कर रहे थे, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में भी इन्होंने गया है। लेकिन उसके बाद जहां पे मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खिंचा, जब मैंने इनके प्रेस रिलीज को पढ़ा, जब मैंने इनके वेबसाइट को खंगाला, जब मैंने अदर अदर साइट्स को देखा, तो यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छी चीज दिखी कि ये हाइड्रोकार्बन की दुनिया में भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, स्टील की दुनिया में भी काम कर रहे हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई, ये दोनों चेन को ये बहुत बेहतर तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर में इन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया। मैंने आपसे कहा ना, कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी का विजन बहुत बड़ा है और आप ऐसे भी देखो कि कंपनी के कर्म भी बहुत बड़े बड़े हैं। मरीन चला रही है, रिफाइनरी चला रही है, सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है, न्यूक्लियर पावर में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, स्टील की इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, हाइड्रोकार्बन्स में अपना इंट्रोडक्शन दे रखी है। तो इसका मतलब है कि मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी का नेक्स्ट विजन भी बड़ा है। अब इतने एनालिसिस के बाद आपका क्या डिसीजन बन रहा है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मैं आप लोगों को यहां पर लेकर चलता हूं कि मैंने इस कंपनी का चुनाव क्यों किया है। तो बिफोर टू गो नेक्स्ट मैं आप लोग को बताता हूं कि हम लोग बात कर रहे हैं एल लॉयड, LLOYDS, लॉयड्स की बात कर रहे हैं, एल लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को बता भी देते हैं कि कंपनी का हमने चुनाव क्यों किया है। तो कंपनी का मैंने आप लोग को बता दिया है कि कंपनी एलॉयड्स इंजीनियरिंग एंड वर्क्स लिमिटेड। इज इट फाइन?
तो आप लोग स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे। एलॉयड्स इंजीनियरिंग एंड वर्क्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि अलॉयड को हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रेफरेंस की, तो विजनर तो हमने देख लिया, इससे पहले क्या कर रहे थे वो भी देख लिया, परफॉर्मेंस भी देख लिया, विजनर पर भी हम लोग बातचीत कर लिए। अब बात करते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कितनी अच्छी है, उसको चुनाव करने का रीजन क्या है। तो सबसे पहले कंपनी अपने आप को कहती है कि देखो भैया मैं ऑलमोस्ट डेट फ्री हूं। अब यहां पर चीजों को देखिए कि ये कहती है कि मैं पूरी तरह से डेट फ्री हूं। अब जब ऑलमोस्ट डेट फ्री होने का मतलब ये होता है कि कंपनी की बुक में पहले तो प्रॉफिट आ गया। अच्छा, डेट फ्री होना और किसी कंपनी में डेट होना, तो ऐसा नहीं कि अगर किसी कंपनी पे डेट है तो वहां पे आपका माइंडसेट बन जाएगा कि क्या ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माय डियर, बुक्स को खंगालते समय ये देखना होता है कि अगर किसी कंपनी पे डेट है तो उसके पीछे का रीजन क्या है ना, और वो डेट का कंपनी इस्तेमाल कैसा कर रही है। अगर आप एजुकेशनली इतना रिसर्च करते हैं ना, तो मान कर चलिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप जब इस दुनिया को समझिए ना, तो डेट फ्री का मतलब ये हो जाता है कि कंपनी वहां पे पूरी तरह से अब डेट फ्री है तो उसको हाई अच्छा मिल सकता है, और दूसरी चीज जब कर्ज नहीं होता तो फ्लाई अच्छा मिल सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ना फायदे की बात कर रहा हूं एकदम कायदे से, तो चीजों को समझना पड़ेगा आप लोगों को, एनर्जी पूरी प्रॉपर बना के रखनी पड़ेगी। जितने मेरे व्यूवर जानते हैं मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि ये 15 मिनट 18 मिनट वाला काम नहीं है, जो करना है उसको फाइनल और सॉलिड करना है ना। अधूरा खतरनाक ज्ञान होता है, बस एकदम सिंपल समझिएगा। तो मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी काम को करिए तो बड़ा सीरियस करिए। तो कंपनी ने डेट फ्री के बारे में बात किया, अगर कंपनी पे डेट होता तो उसके पीछे भी मैंने एक्सपेक्ट बता दिया। तीसरी चीज मैंने आपको यह भी बता दी कि अगर कंपनी की एसेट्स वैल्यू को देखो और कंपनी की लायबिलिटीज को देखो उसके बुक में, अगर एसेट्स वैल्यू लायबिलिटीज से प्लस अप है, ऊपर है, तो डेट अगर हो रही है तो भी उसमें कोई परेशानी का विषय नहीं है। इज इट फाइन? तो यहां पर अगर जैसे मैं डेट की बात कर लूं, तो इससे पहले सुजलॉन की भी अगर आपने हिस्ट्री देखी होगी तो थाउजेंड करोड़ वॉज डेट ऑन ना, डेट था, लेकिन उसके बाद आज ट्रांसफॉर्मेशन देखो तो इसको कहते हैं बंदे में दम। क्या बोले थे? धंधे में दम, बंदे में दम, विजन में दम। तो तीनों चीज में दम था। देखो सुजलॉन क्या करके आ गए, 12 रुपीज से मैंने वो पेनी स्टॉक्स उठाया, आप सभी लोगों को उस पर केस स्टडीज दी, मैंने कहा 12 रुपीज से उठाइए और देखिए 48 रुपीज का सफर उसने तय करके दिखाया, और किस तरीके से उन्होंने अपने बुक्स में चेंजेस मारे, किस तरीके से एक अलग मार्केट में एक बेंचमार्क सेट किया। मैं आप लोगों को यही चीज सिखाने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि किसी भी चीज की स्टडी को प्रॉपर करिए, शॉर्टकट फ्रॉग जंपिंग स्टाइल पर बिल्कुल मत काम करिए। आप मेरे संस्था का हिस्सा है या नहीं है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको साफ शब्दों में कहा था, लेकिन एक टीचर का धर्म है कि अगर मैंने आज जीरो से स्टार्ट किया है तो उसे मैं फाइनल तक लेकर के जाऊंगा, चाहे वो 40 मिनट हो जाए। और जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं आपसे अपेक्षा सिर्फ ये करता हूं कि 40 मिनट्स अगर मैंने अपना टाइम दिया है तो मैं आपसे 1 आवर लेने की कोशिश करता हूं कि 40 मिनट्स मेरी वीडियो पढ़िए, 20 मिनट्स उस पर एक्सरसाइज करिए, खुद का ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, और तब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एलॉयड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग गिविंग अस गुड रिजल्ट्स, कंपनी आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए कह रही है। कंपनी कह रही है भैया हम 79 प्लस परसेंटेज के साथ आपको सीएजीआर वैल्यू दे रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स से ना, तो बहुत अच्छा रिटर्न है, सीएजीआर इसका बहुत अच्छा रिटर्न है। कहते हैं कंपनी ने मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, मतलब 34% से ज्यादा का डिविडेंड दे रही है। बात तो मेरी समझिए, डिविडेंड कितना के दे रही है? 34 प्लस परसेंटेज के साथ। तो ये तो हमारी लिस्ट में सबसे बढ़िया, जितने भी हम लोगों ने शुरुआती दौर में फॉर्मूले रखे थे उसी के अनुसार ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है ना। तो अब दूसरी अगर बात कर ले तो कंपनी ने अपने डेटर डेज को भी इंप्रूव कर दिया है। डेटर डेज का मतलब आइडिया देखो, अब मान लो कि कंपनी के बैलेंस शीट में डेट कम हो रहा है, पहले कंपनी के पास 100 करोड़ का डेट था, आज 70 है, फिर 50 है, फिर 20 है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव साइन होता है। कंपनी पे डेट है ये देखना है, लेकिन कंपनी का डेट लगातार रिड्यूस हो रहा है, ये भी कैलकुलेशन है। और फिर दूसरी चीज देखिए कि कई बार डेट जो है ना कम होता दिखे तो वहां पे तो प्रॉफिटेबल हम अपने आप को मानते ही, नो डाउट कंपनी प्रॉफिट है तभी वो डेट दे रही है, ये तो लॉजिकल बात है। लेकिन दूसरी चीज कंपनी को प्रॉफिटेबल ऐसे भी कंसीडर किया जाता है कि कहीं अगर कंपनी जो है ना
50 डेज में अगर किसी का पैसा दे रही थी, चाहे वो इन्वेंट्री के संबंध में दे रही थी, चाहे उन्होंने जो भी आयात निर्यात किया था उसके संबंध में जो कमिटेड डेट दे रही थी, वो कमिटेड डेट दे रही थी 50 डेज का, और उनको रिटर्न कर दे रही थी 30 डेज के अंदर या 34 डेज के अंदर, तो इसको भी हम बैलेंस शीट में एक अच्छा पॉजिटिव साइन मानते हैं। तो कंपनी का जो डेट साइकिल डेज है ना, वो भी इंप्रूव हुआ है, मतलब जल्दी से जल्दी कर्ज चुकाने का कंपनी काम कर रही है। अगर हम बुक वैल्यूज की बात करें तो कंपनी को इस वक्त ओवर एस्टिमेटेड बताया जा रहा है, लेकिन मैंने आप लोग को बताया कि कंपनी ओवर एस्टिमेटेड है या नहीं है, इसको चेक करने का सबसे अच्छा काम होता है फंडामेंटल देखना, जो कि शुरुआत से हम 3 गोल्डन रूल्स को पढ़ते हुए आए हैं, और उसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने समझने सीखने को मिला होगा ना। अगर हम लोग बात करें ओवर वैल्यूड की, तो मैं आप लोगों को उदाहरण सीधा बोलता हूँ, एप्पल का उठाकर देख लीजिए, एमआरएफ का उठाकर देख लीजिए, टाटा का उठा के देख लीजिए, टीसीएस का उठाकर देख लीजिए, देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज जो कि बेहतर काम कर रही है और लगातार ओवर वैल्यूड रही है, लगातार अपने हाई को हाई के साथ तोड़ते चली जा रही है ना। तो इसका मतलब है कि कंपनी का ओवर वैल्यूड होना कंपनी के फंडामेंटल को चेक करने से ही समझ में आता है ना। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप लोगों को मैंने पूरी तरीके से समझा दिया एलॉयड इंजीनियरिंग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं ईयर ऑन ईयर ना। पहले 3 इयर्स को देखते हैं, फिर 5 इयर्स को देखते हैं, और पीछे 10 इयर्स को देखते हैं कि भैया ईयर ईयर इन्होंने क्या किया है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करें ना, तो हमने आप लोगों को बताया है इसको चेक करने का तरीका। सेल्स अगर हम लोग देखें तो मार्च 2015 से इनका सेल्स स्टार्ट हुआ 510 करोड़ के साथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां से ये धीरे धीरे ग्राफ में, यहाँ जो 3 साल का था मैंने आपको बताया कि इसके पीछे रीजन क्या था। यहाँ का जो 3 इयर्स है इसके पीछे का भी रीजन मैंने बताया कि कंपनी विजनरी कितना आगे बढ़ रही है। तो नो डाउट कभी भी आप इसके सेल्स को भी ना इस तरीके से काउंट किया करिए। तो यहाँ पर 510 करोड़ का इन्होंने मार्च 2015 में सेल्स किया। उसके बाद अगर हम टीटीएम की बात करें, मतलब टोटल 12 मंथ की बात करें या ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें, तो इस ईयर में 610 करोड़ का दिसंबर 2023 मान लेते हैं, ठीक है ना। 610 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। क्या किया है? सेल्स। तो सेल्स ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक था, एक एवरेज बिलो द एवरेज है, मार्क एवरेज दोनों में चल रहा था। एक्सपेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो इनको थोड़ा सा रेड फ्लैग देने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत से 3 दौर में इन्होंने रेड फ्लैग रेड फ्लैग रेड फ्लैग, मतलब इन्होंने क्या किया ना, अपने एक्सपेंसेस को ना अपने सेल्स से ज्यादा रखा है, इसलिए हम हमेशा इसको रेड फ्लैग देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कंपनी किसी तरीके से बेहतर अपने बैलेंस शीट में लेकर आ रही है प्रॉफिट, तो देखो ये सेल्स का है और ये एक्सपेंसेस का है, लेकिन उसके बाद कहीं देखिए इंटरेस्ट, ये देखिए कंपनी इंटरेस्ट पे देखिए पैसा अच्छा कमा रही है। तो अदर जो सोर्सेज है ना, उससे भी अगर कंपनी अपनी बैलेंस शीट को ठीक कर ले रही है, तो इसी को कहते हैं चार्ट एनालिसिस। नहीं तो अगर आप यहां देखिए तो 117 करोड़ का ये सेल्स कर रही है, 118 करोड़ का तो भैया एक्सपेंस कर रही है, तो ऑलमोस्ट ये तो रेड फ्लैग में है ना। लेकिन अगर आप सीधा इनके नेट प्रॉफिट पर जाइए, तो नेट प्रॉफिट पर जाइए तो एक जगह पे भी आपको रेड फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है। ये कंपनी का बैलेंस शीट का स्किल है, ये कंपनी का जो इकोनॉमिक्स है, जो कंपनी का फंडामेंटल बुक्स का करेक्शन है, वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि लगातार देखिए कंपनी 3 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 3 2, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस। और उसके बाद मार्च 2023 की बात करें, सॉरी दिसंबर 2023 की बात करें, तो कंपनी 65 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर है और लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, जबकि सेल्स एंड एक्सपेंस रेशियो को इन्होंने ठीक नहीं किया है। लेकिन इस बार का जो इनका विजन एक्सपेंशन है, उसको ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल ईयर का एक बार बुक ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ ही गए होंगे। तो अगर इसका फाइनेंशियल ईयर का जैसे ही फाइनल एलॉयड इंजीनियरिंग एंड वर्क्स लिमिटेड के बारे में बात होती है, तो मैं उसको पूरी तरीके से स्टडी करके अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आप तक पहुंचा देगा ना। तो चैनल सब्सक्राइब भी रखेंगे तो आपको तुरंत इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इट विल हेल्प टू to taking the decision regards of the allied engineering and work. Now the term is the growth. तो growth overall अगर हमने बैलेंस शीट पढ़ लिया, उनका चार्ट एनालिसिस पढ़ लिया, इनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ लिया, तो नो डाउट हमारे पास ग्रोथ का फिगर तो क्लियर हो गया।
वी डोंट नीड टू एग्जैक्ट द डेटा। क्यों? क्योंकि डेटा तो वही बैलेंस शीट पढ़ के ही आता है। अब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में डेटा ने कितना पढ़ा वो तो डेटा लास्ट में बता देता है, लास्ट में रिजल्ट खींच करके वो समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की, तो आप देखिए 5 इयर्स में 21%, लास्ट के 3 इयर्स में 40%, और इस बार का टीटीएम जो इन्होंने करा है वो 289%, मतलब लगभग 300% के। अगर हम लोग यहाँ पर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट भी आप देखिए एकदम पॉजिटिव साइन के साथ मस्त एकदम बना हुआ है। कंपनी बड़ी, कंपनी का वजन बड़ा, कंपनी का डेटा बड़ा, कंपनी का ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 5 इयर्स में 79%, 3 इयर्स में 150%, अगर टीटीएम की बात करें तो 91%। अगर हम स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की वैल्यू की बात करें तो दैट इज वेरी फेयर और पॉजिटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आरओई भी बेहतर, देखिए लास्ट ईयर इन्होंने 25% का आरओई आपको दिया है। अब बात करते हैं स्टॉक होल्डर पैटर्न्स की, थोड़ा सा ये मैच्योर करता है आपको जानकारी के लिए कि भैया देख लेते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक होल्डर्स है उन लोगों का रुझान कैसा है। तो ये भी थोड़ी आपको बहुत अच्छा पिक्चर को क्लियर करने में मदद करता है। अगर आप 2020-21 में देखें तो 53% मोर देन के साथ, 53% मोर देन के साथ अपना प्रोमोटर्स ने ना बेहतर स्टॉक में होल्डिंग बनाकर रखे थे। अब वहीं पर 53 के बाद अगर हम लोग मार्च 2020-22 में आते हैं तो कंपनी फिर से 57.41% लेकर रखी है। अब लोग मार्च 2020-23 की बात करते हैं, मार्च 2020-23 की बात करते हैं तो 57.66% के साथ इन्होंने प्रोमोटर होल्डिंग अपनी प्लस करी है। ठीक, अगर हम वहीं पर फिर से आते हैं जनवरी 2017 में, सॉरी जनवरी 2024 में, तो 57+% के साथ अभी भी प्रमोटर्स ने सॉलिड अपनी इसमें एक प्रेजेंस बना रखी है। तो यहां से आपको एक पिक्चर तो क्लियर हो गया कि भैया यहाँ पे प्रमोटर्स ने ना शुरू से लेके अंत तक में अपनी कंपनी में अपने स्टेक, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया ही बढ़ाया है। तो किसी भी कंपनी का फाउंडर बेंच, अगर किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बेंच ना, अगर किसी भी कंपनी का प्रमोटर बेंच अपनी कंपनी पर फेथ अच्छा रखता है तो वहां पर हमारा और आपका भी फेथ अच्छा हो जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है ना। फिर अगर हम लोग एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज देखो शुरू से बिल्कुल गायब थे, लेकिन अगर अभी हम लोग बात कर लें लास्ट में ही सीधा एफआईआईज की, तो एफआईआईज में जो ना, एफआईआईज जो बच्चे नए हैं, जो व्यूअर्स नए हैं वो समझ लें, इसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना। तो अगर हम एफआईआईज की बात कर ले तो 1% के साथ एफआईआईज ने भी इस बार एंट्री 2020-23 में इनके साथ मारी हुई है। ठीक, अगर हम डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज जो है ना, डीआईआईज का मतलब होता है माय डियर अपने भारत के, अपने देश के कैपिटलिस्ट ना, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस। अब इनका काम क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए बड़े बड़े, ये सारे लोग भी किसी भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं। तो ओवरऑल देखें तो 0.6% के साथ डीआई एंट्री मारी थी और अभी भी डीआई 0.08% के साथ अपनी बनी हुई है। तो ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि डीआईआईज ने भी अपना होल्डिंग शुरू से बना के रखी जो था वही, और उसके बाद एफआईआईज ने और प्रमोटर्स ने बहुत बेहतर बना के रखा है। लेकिन वही अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 46% के साथ कंपनी में 46+% के साथ एंट्री मारती है। हम लोगों को एफआईआई समझ आ गया, डीआईआई समझ में आ गया, पब्लिक का भी समझ में आ गया और प्रमोटर्स का भी समझ में आ गया। आई होप पिक्चर बहुत क्लियर आप लोगों के साथ पहुंच चुकी होगी। जितने लोगों को ए से लेकर जेड तक किसी चीज को समझना है, पढ़ना है ना, उसके बारे में आप लोग नीचे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि जो मैराथन सीरीज हम लोग लेकर के चल रहे हैं 60 वीडियोस का, पेनी स्टॉक्स का, जहां पे मिड कैप कंपनी को भी हमने थोड़ा सा सामान इसमें दिया है जगह, तो अगर ओवरऑल आपको लगता है कि ना इससे जुड़ा हुआ कोई भी टाइप प्राइस पे काम करना है, उसके टारगेट प्राइस पे काम करना है ना, तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हर एक वीडियो का ना हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी, टारगेट के लिए भी बातचीत वहां पर कर सकते हैं फॉर द एजुकेशन के पर्पज से, राइट। बाकी आप क्या डिसीजन लेते हैं नहीं लेते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें भी इस बात को लेकर के मजबूती हो कि आप कितना चीजों को समझें। बाकी अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल किसी भी प्रकार से आप लोगों को बाई, सेलिंग और होल्डिंग के लिए सजेशन नहीं देता है, नहीं हम इस प्रकार से किसी भी रिकमेंडेशन पर बिलीव करते हैं। हमारा कंपनी अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड का एक ही मिशन विजन है कि हम 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस दुनिया में एजुकेट कर सकें, फाइनेंशियली लिटरेट कर सकें, जो अपने पैर पर खड़े होकर के इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझकर अपना डिसीजन मेकिंग पावर को बेहतर कर सके। तो इसलिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइनिंग आउट।